बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं हेतु आज हम आदिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में आदिकालीन उपलब्ध साहित्य का विवेचन विश्लेषण किया था। आज हमारा विशेष फोकस आदिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर रहेगा। छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। आदिकाल का जो साहित्य है, संपूर्ण साहित्य, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं उभर करके आई थी, उनका बिंदुवार जिक्र करना बहुत आवश्यक है। तो हर साहित्य की अपनी कुछ खूबियाँ, कुछ प्रवृत्तियाँ, कुछ टेंडेंसी, कुछ फीचर्स होते हैं, उनका उल्लेख करना अति आवश्यक है। तो हम आज उन्हीं जो प्रमुख खास चुनिंदा जो विशेषताएं हैं, उनका बिंदुवार विवेचन विश्लेषण करते हैं। साहित्य युग से प्रेरित और प्रभावित होकर ही सामने आता है। हर साहित्य क्या है, तत्कालीन परिवेश वातावरण है, उससे प्रेरित और प्रभावित होकर ही लोगों के सामने आता है। आदिकाल की पृष्ठभूमि में जो परिस्थितियाँ विवेचित हुई है, उन्हीं से प्रेरित होकर आदिकाल का साहित्य लिखा गया है। आदिकालीन साहित्य में जो प्रवृत्तियाँ उभर कर सामने आई थी, उनका संक्षिप्त विवेचन यहाँ किया जा रहा है। छात्राएं ध्यान से इन विशेषताओं को, प्रवृत्तियों को देखें और सुने। नंबर 1 विशेषता है वीर रस की प्रधानता। वीर रस, और वीर रस के बारे में कहा जाता है कि रोदन में ही लाल द्रग, नव रसों में वीर। रोदन यानी क्रोध में आंखें लाल हो जाती है, ये वीर रस की पहचान होती है। जब क्रोध आता है, जब वीरता है, वीर रस का उदय होता है, तो शरीर में एक हलचल एक पैदा हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि रोदन में ही लाल द्रग, नव रसों में वीर। यह सर्वमान्य है कि इस काल के साहित्य में वीर रस की प्रधानता है, इसीलिए इस काल को वीर गाथा काल कहा गया है। इस काल में वीर रस का इतना परिपाक हुआ है कि सभी रासो ग्रंथ वीर रसात्मक ग्रंथ है। वीर रस का इतना पुष्ट रूप मिलना दुर्लभ है, लेकिन देश छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। तत्कालीन समय में क्या है, देश छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होने के कारण युद्धों का कारण सुंदर कन्या या रानी थी। युद्धों का एक मुख्य रीजन था कि सुंदर कन्या या रानी, जिसका कारण युद्ध होते थे। पृथ्वीरासो, विशलदेव रासो आदि में ये ही रूपवती नारियां चित्रित हैं। तत्कालीन समाज में बालकों, युवकों, युवतियों युद्धों में भी अदम्य जोश और उत्साह के साथ भाग लेते थे। यानी तत्कालीन जो परिवेश है, उसमें या समाज में बालकों, युवकों, युवतियाँ युद्धों में भी अदम्य जोश और उत्साह के साथ भाग लेते थे। उस समय की लोगों में व्याप्त वीरता का आदर्श इस छंद से भली भांति स्पष्ट हो जाता है। 12 वर्ष लो कूकर जिए, 13 वर्ष लो जिए सियार, वर्ष 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। यानी 12 वर्ष लो कूकर जिए, 12 वर्ष तक किसकी उम्र होती है, कुत्ते की। 13 वर्ष लो जिए सियार, सियार मानी गीदड़। वर्ष 18 छत्री जिए, 18 वर्ष में क्या है, व्यक्ति मैच्योर हो जाता है और युद्ध के लिए वो प्रस्थान कर जाता है। देश की सुरक्षा, सीमाओं की रक्षा के लिए
यदि इससे आगे यदि जीवन जीते हैं ये, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो गीदड़ हो, चाहे वो छतरी हो, आगे जीवन को धिक्कार, आगे जीता है तो उसको धिक्कार। अगली जो विशेषता है, युद्धों का सजीव वर्णन। युद्धों का सजीव वर्णन, वीर रस की प्रधानता और दूसरी है युद्धों का सजीव वर्णन। वीरगाथा काव्यों में वीर रस के साथ ही कवियों ने युद्ध कौशल की प्रस्तुति अनेक रूपों में की है। अधिकांश साहित्य रासों से संबंधित है। इसमें कवि का लक्ष्य आश्रयदाता राजा की सूरवीरता तथा पराक्रम को दर्शाना रहा है। सूरवीरता और पराक्रम को दर्शाना रहा है, इसलिए उनके युद्ध कौशल को अतिशय कल्पना के आधार पर प्रस्तुत किया है। युद्धों का चित्रण इस काल के ग्रंथों में का मुख्य विषय रहा है। युद्धों का चित्रण इस काल के ग्रंथों का मुख्य विषय रहा है। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, गौरी आदि के युद्ध विशेष द्रष्टव्य है, देखने योग्य है। परमार रासों आलाखंड में आला और उदल की 52 लड़ाइयों का चित्रांकन हुआ है। युद्धों का चरमोत्कर्ष तथा रणभूमि की शोभा निम्न का पंक्तियों में द्रष्टव्य है। थकी रहे कौतिक गगन, रगन मगन भई सौन घर, हरद हरस वीर जग्गे, होलसी अति युद्ध महाभर। श्याम सुंदर दास ने इस युग की सजीवता का चित्रण इस प्रकार किया है। इस युग के कवियों का युद्ध वर्णन इतना मार्मिक तथा सजीव हुआ है कि उनके सामने वे पीछे के कवियों द्वारा अनुप्राप्त गर्भित किंतु निर्जीव रचनाएं नकल सी जान पड़ती है। कर्कश पदावली के बीच वीर भावों से भरी हिंदी के आधे युग की यह कविता सारे हिंदी साहित्य में अपनी क्षमता नहीं रखती है। नंबर 3, श्रृंगार रस की प्रधानता। श्रृंगार रस का भी बहुत ही सुंदर चित्रण आदिकाल में हुआ है। इस काल में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार का भी सुंदर अंकन हुआ है। सुंदर चित्रण इस काल में हमें देखने को मिलता है। राजपूत राजा जहाँ अपने आत्मसम्मान एवं गौरव के रक्षार्थ अपने पराक्रम, शौर्य एवं वीरता का परिचय देने से नहीं चूकते थे, वहीं सुंदर राजकुमारियों से शादी करने कोई न कोई राजा लालायित रहता था। रासो ग्रंथों में वीर और श्रृंगार रस को इकट्ठा देखकर ऐसा लगता है कि राजाओं का ध्येय क्या था? ध्येय जीवते लभते लक्ष्मी, मृते चापी सुरांगना। जीवते लभते लक्ष्मी, मृते चापी सुरांगना ही था इस काल में सुंदरी हरण या बलपूर्वक विवाह। सुंदरी हरण या बलपूर्वक विवाह हुए युद्धों में काव्य नायकों का शौर्य दिखाई देता है। युद्धों में काव्य नायकों का जो शौर्य है, वीरता है, पराक्रम है, वो हमें देखने को मिलता है। जैसे जह घर देखी सुंदर कन्या, तय घर जा धरे हथियार। राजा लोग क्या करते थे? जिस घर के अंदर कोई सुंदर सुशील कन्या होती थी या लड़की होती थी, उसी पर क्या है वो जा धरे हथियार, तय घर जा धरे हथियार का तात्पर्य उस पर वो चढ़ाई करते थे। अगली विशेषता है रचनाओं की अप्रमाणिकता। अप्रमाणिकता रचनाएं क्या है? आदिकालीन काव्य में संदिग्ध। नंबर 4 जो विशेषता है
रचनाओं की अप्रामाणिकता। आदिकाल के नाम से जिन रचनाओं का नाम लिया जाता है उनकी प्रामाणिकता विवादास्पद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 साहित्यिक पुस्तकों का उल्लेख किया है। खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो हैं। ये सभी रचनाएं ऐतिहासिकता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। इस युग के कवियों में इतिहास की अपेक्षा कल्पना का सहारा ज़्यादा लिया है। इन रचनाओं का साहित्यिक महत्व तो है, पर ऐतिहासिकता संदिग्ध है। ऐतिहासिकता क्या है? संदिग्ध है। ऐतिहासिक रचना ये नहीं मानी जा सकती है। तो नंबर 4 जो विशेषता हैं, रचनाओं की अप्रामाणिकता देखने को मिलती है। और आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।